आज वैसे मुद्दे की हम बात करेंगे जो मुद्दा अपने आप में अहमियत रखता है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर, जो यहां का हार्ट कहा जाता है, दूसरी तरफ चले तो गुड़गांव भी है, जिसे दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में काफी हद तक आते हैं। इस दिल्ली एनसीआर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण का क्षेत्र आता है, जो गौतम बुद्ध नगर जिले में है। इसी मुद्दे में कई लाख पूर्वांचलवासी, साथ में देश के कई हिस्सों से आम जनमानस आए हुए हैं। रोजी रोटी के कमाने के साथ साथ किराए से निकलकर अपना आशियाना बनाने आए। उस आशियाने की तरफ अगर हम चलें तो कितनी सफर उनकी कठिन है, या यूं कहें कि सफर बहुत ही निंदनीय और दुखदाई इनकी हो रही है। उसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं भूतपूर्व सांसद प्रत्याशी नरेश नौटियाल जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार संतोष जी। सनातन न्यास के ट्रस्टी भी हैं। बार बार आम जनमानस, बहुमंजिली इमारत में रहने वाले जो भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दुखी हैं, सुखी कहें तो सुखी तो कोई है ही नहीं। 1% अगर सुखी है तो 99% दुखी है। क्यों? बिल्कुल, भला दुख तो बन ही गया है। उसी मुद्दे पे नरेश जी, पिछले महीने लगभग 1 महीना हो चुका है, हमारी इनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। अदरवाइज इन्होंने गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा से बात की। एक मीटिंग भी हुआ अरेंज, जिस मीटिंग में ये भी शामिल थे। आपके साथ साथ नरेश जी, डीएम, एडीएम, एआईजी, डीआईजी, ऑथोरिटी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जो हैं अधिकारी, उच्च अधिकारी भी शामिल थे। इनके साथ क्या मीटिंग हुई थी? बेसिकली क्रेडाई और बायर्स जो जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है या जिनको मकान नहीं मिला है, और जो भी समस्याएं हैं सोसाइटियों की, उसके लिए मीटिंग रखी गई थी। वैसे वो इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिली थी। मैं वहाँ पूर्व सांसद प्रत्याशी बनकर ही गया हूँ। मैंने वही वहाँ जाके साइन करके लिखा है। पर इत्तेफाक से डीएम साहब के कहने पर कि नोटल जी आपके जहाँ फ्लैट हैं उनका जिक्र कीजिएगा, तो मैंने हिमालय प्राइड और देविका कोर्ट होम्स की बात करी। तो इन्हीं मुद्दों को लेके वहाँ डिस्कशन हुआ। लोग थे, गौर सिटी से भी आए थे, गौरसन से भी आए हुए थे लोग, और महागुन मॉडल के भी लोग आए हुए थे, महागुन के भी थे। अभी काफ़ी लोग थे। देविका से सिर्फ रिप्रेजेंट मैंने किया, देविका से कोई नहीं आया था। देविका का बिल्डर नहीं आया था। जो देविका की ज़मीन पे दूसरा बिल्डर जो बना और बेच रहा है, ट्रायडेंट, वो आया था। उस पर मेरी कठोर प्रतिक्रिया रही, क्योंकि एडीएम और डीएम साहब को मैंने यही बोला, जब आपके सामने ही अन्याय वाला कार्य हो रहा है जो अनऑथराइज है और आप लोग ही उसको प्रोत्साहित कर रहे हो, तो डीएम साहब ने डिस्कशन किया बिल्डर से, नोटल जी क्या कह रहे हैं, उनके पास उस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। डीएम साहब ने कहा नोटल जी कोई नहीं, बाद में आप इस पर एक लेटर दीजिएगा और बिल्डर पे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ है जो आप कह रहे हो। मैंने बाकायदा उसके 1 दिन के बाद तथ्यों पे कागज़ लगाकर डीएम साहब के पास गया हूँ, उसको लेटर दिया और अथॉरिटी को भी वही लेटर की कॉपी दी है, बाकायदा व्हाट्सएप किया है, बाकायदा बातचीत की है। दुख इस बात का होता है कि अधिकारी जो बोलते हैं उसे वो कर नहीं पाते। खुला खुला अन्याय है, साफ दिख रहा है, और फायर सर्टिफिकेट देविका को मिला, दूसरा बिल्डर बना रहा है, यानी 420 का पेवर केस है। अगर डीएम साहब चाहें तो
कर सकते हैं, पर डीएम साहब कहते हैं ये तो जी रवि जी का, सीओ साहब का इसमें रोल है। अब दिक्कत यह है, या तो तुम्हारा रोल है तुम केस करो, और हमारा तो भैया एफआईआर वैसे भी नहीं कोई लेने वाला, क्योंकि अगर पुलिस के पास जाते कहती है बिल्डर का हमारा कोई लेना नहीं, अथॉरिटी के पास जाओ। तो जो ये एक मकड़ जाल बन गया है, पुलिस बोलती है अथॉरिटी, डीएम बोलता है अथॉरिटी, रवि जी बोलते हैं मैं नहीं कर सकता, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ क्या किया जाए। अब इस तरह के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं लोग। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात करें या नोएडा प्राधिकरण सीईओ रवि जी हैं, बिल्कुल काफी ऑनेस्ट आदमी हैं, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। पर यह है आज तक इनके पास जो भी गया निराश नहीं आया। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि ये टोपी गौतम बुद्ध नगर के डीएम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के सर पे रख रहे हैं और वो टोपी उतार के उनके सर पे रख रहा है? आखिर कहानी क्या है? कहानी क्या है? काम कोई मरना तो बीच में पब्लिक को पड़ रहा है। काम कोई नहीं करना चाहता, ना डीएम काम करना चाहता है, ना सीओ साहब काम करना चाह रहे हैं, ना पुलिस कमिश्नर काम करना चाह रहे हैं। तीनों आपस में लेटर खेल रहे हैं। और जब हम इनसे थोड़ा वैसी भाषा में बात करते हैं, अधिक क्योंकि अब आगे में जाओ रूडली भाषा में वैसे हमसे नॉर्मल बोलते हैं, आप हाँ ना तो बोलो, तो कहते जो करना है कर लो, हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। तो ये जब लैंग्वेज एक अधिकारी बोल देता है तो उसके बाद तो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। तो यही हमने बात छेड़ी थी। अगर इस पोजीशन पे हम चले तो गौतम बुद्ध नगर को स्मार्ट विलेज के रूप में देखा जा रहा है, स्मार्ट सिटी। यही सब अगर इस तरह की आओ भगत और इतनी अच्छी इंतजाम होगी तो क्या आपको लगता है कि ये स्मार्ट सिटी बन पाएगा? स्मार्ट सिटी रहागा 9 मंजिल 14 मंजिल जिसले बनना था वो अगर 25-30 मंजिल 35 मंजिल बन जाएगा, कौन सा स्मार्ट सिटी? जगह तो वही है, जमीन तो उतनी है। यह तो लोगों को से तो समझनी है, या अधिकारियों को समझनी है, या सरकार को समझनी है। मेरे को तो समझ ही नहीं आता। जहाँ 14 मंजिल 9 मंजिल बनने का 2009-10 में बात थी, वो अगर 25-30 मंजिल बन गई हैं, और जहाँ 4 टावर बन रहे हो वहाँ तुम्हारे 5-5 6-6 टावर बन गए हों, तो वो जगह तो वैसे ही ख़त्म है। सब कहने की बात है। जबकि तो रूल ये है कि जो पहला नक्शा पास होता है कोई भी, और जो उसमें ग्रीन एरिया छोड़ दिया जाता है, उस एरिया पे अतिक्रमण नहीं हो सकता। ये लो है, बाकायदा अपार्टमेंट एक्ट बोलता है, बाकायदा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, बाकायदा आज पीछे मैंने रेरा में भी देखा है, आया है, न्यूज़ में भी आया है। पर उसको माना किसने है? एफआईआर तो बढ़ाई ऊंचाई में तो गए, साथ में जो ग्रीन एरिया था उससे भी हड़प लिया। और बेसिकली 2 इनको बेसमेंट दिए गए थे बनाने के लिए, पार्किंग के लिए बिल्डरों को। जिसने नीचे 2 बेसमेंट नहीं बनाए उसने पोडियम बनाया। ये सिर्फ पार्किंग में रेजिडेंस को पार्किंग करने के लिए दिया गया था, बेचने के लिए नहीं दिया गया था कि 2-2 3-3 गाड़ी की जगह बेच दी जाए। एक पार्किंग एक यूनिट को एक ही मिलती है, चाहे आप कुछ भी हो। उसके बाद जो जगह बचती है वो जगह एओ के हैंडओवर होनी चाहिए थी। बिल्डर ने उस जगह को भी बेच दिया, और छोड़ो ग्रीन एरिया को बेच दिया, जो कि फायर की गाड़ी जब घूमती है सड़क उसके किनारे भी सारा बेच दिया। अब ये हम फायर वाले को बोलते हैं तो ये कहता है जी हमें तो 6 मीटर जगह चाहिए होती है हमारे नॉर्म्स में, ये कहता है। जबकि फायर नॉर्म ऐसा नहीं है। फायर नॉर्म में सिंपल है, 6 मीटर के अलावा अगल बगल आप टेम्परेरी स्ट्रक्चर कुछ भी आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, ना आप कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बना सकते हो, ना परमानेंट जगह किसी को अलॉट कर सकते हो। ये फायर से के नॉर्म्स हैं, और ये एनबीआर की हमारी गाइडलाइन है जिसको कोई फॉलो नहीं करता। पीछे जो सुपरटेक का जो टूटा था वो उसी नॉर्म्स की वजह से टूटा था। पर आखिर कब तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके बायर्स लड़ेगा? इन्हें पता है बायर के पास ना समय है ना वो कागजी प्रक्रिया। नरेश जी, एक चीज़ और कहें कि जो यहाँ बहुमंजिली इमारत बनी है इसकी क्वालिटी भी तो इतनी अच्छी है कि ऊपर से छज्जा गिरता, और पिछले महीने आपने भी शायद देखा होगा, काफ़ी वायरल हुआ था वीडियो, हमारे यहाँ भी न्यूज़ चलाया था मैंने। एक करोड़ों की गाड़ी के ऊपर से गिरता और सनरूफ उसका चकनाचूर हो जाता है। देखो, मैं आज का ही मैं ट्वीट बोलता हूँ, किसी ने एक वीडियो भेजी हुई है, इसमें अमित शाह से और मोदी जी से रिक्वेस्ट की गई है कि मोदी जी और अमित शाह जी हमें बचाएं। तो मैंने कहा अमित शाह जी के तो बेटे खुद बिल्डर हैं, वो बिल्डरों की एक संस्था है क्रेडाई।
आप बताओ वो मजबूत हैं या आप मजबूत हो? आप किससे उम्मीद कर रहे हो? किससे? जो आप खुद खाली है, जो खुद उस काम को जो कर खुद रहे हैं, खाली है। जो खुद कर रहे हैं उस काम को। तो अब सच्चाई तो ये है कि जांच हो ही कहाँ रही है। और इसमें अधिकारियों की गलती मैं इतना नहीं मानूंगा, क्योंकि वैसे तो सारा गलत काम वही कर रहे हैं। भाई उन पे एक बहाना है, हम पे स्टाफ नहीं है। भाई आपने पुलिस की भर्ती की अभी योगी जी ने, भाई क्यों नहीं गौतम बुद्ध नगर के ये जो नोएडा अथॉरिटी है इनमें आप भर्ती अधिकारियों की क्यों करते? जो इनके ये क्वेश्चन है कि हमारे पे वो अधिकारी रिटायर अधिकारी बैठ के ओसीसी दे रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या किसी का भला करेंगे? वो तो अपने बाहर ही निकल रहे, कैबिन से बाहर साइन कर रहे हैं। जबकि ओसीसी देने के लिए, ओसी देने के लिए आपको जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कागज में जो बोला गया है वो सत्यता है नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां तक इसकी आप बात की है, और हाँ, स्ट्रक्चर ऑडिट का तो आज तक किसी ने कौन सी स्ट्रक्चर ऑडिट हुआ है? ये तो खुद बिल्डर को करा के देना होता है। जैसे स्ट्रक्चर बनता है कि हम ये सरिया लगा रहे हैं, बताओ कहाँ पे इन्होंने कागजों में चेक किया इसकी सरिया लगा, इतने mm सरिया लगा इस बिल्डिंग में? ये इंजीनियर का काम होता है। पर इंजीनियर कहाँ से? अथॉरिटी के पास एक इंजीनियर होता है, वो वहीं बैठ जाए, वही गनीमत है। वो अपनी सीट पे नहीं बैठता, वो क्या जाएगा हाई राइज में, क्या जाएगा देखेगा? और एक इंजीनियर कितना देख लेगा? तो क्या होता है, बिल्डर को बोलता है जी फोटो खींच के देता है, वो फोटो खींच देता है, वो फोटो लगा देता है, काम खत्म। अब ये फोटो का जो जमाना हो गया, ये वीडियो का जो जमाना हो गया, बस यही अब रह गया है। अधिकारी सही मायने में, या तो मैं ये कह दूं कि इसमें सरकार की गलती है, अधिकारी स्टाफ नहीं है। पर मैं आपको ये कह सकता हूँ, अपनी जिम्मेदारी से आप बाहर नहीं जा सकते कि मेरे पे स्टाफ नहीं है। अगर आपने साइन किए हैं, आपने इस कागज़ को ऑथेंटिकेट किया कि ये कार्य बिल्कुल सही है, तो यह जिम्मेदारी आपकी बनती है, चाहे आपके पास एक भी स्टाफ ना हो। आपको उस जगह जाके चेक करना था क्या दिक्कतें हैं। और मैं तो ये बोल ही रहा हूँ, मैं तो हाई राइज वाले सभी को बोल रहा हूँ, 25 साल के बाद आप देखना इन बिल्डिंगों का क्या होगा। सच्चाई ये है कि उनकी, आप समझो, आप, मैं सिंपल जनता पे छोड़ता हूँ बात को। बिल्डरों की एक संस्था, पूरे देश की बात कर रहा हूँ इस समय में, खाली गौतम बुद्ध नगर की बात नहीं कर रहा हूँ। नेताओं की एक संस्था, कहने का मतलब एक पार्टी, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, एक उनकी एक संस्था, एक संगठन। ठीक ऐसे अधिकारियों की एक संस्था, अधिकारियों की एक ही संस्था है जो सारा काम कर रही है। तो हम घर खरीदारों, ग्रुप ऑफ सोसाइटियों की अलग अलग संस्थाएं क्यों हैं, इस पे आपको सोचना पड़ेगा। यही मकड़जाल है, इस मकड़जाल में आप फंस चुके हो। अगर हमारी भी एक संस्था होती घर खरीदारों की लड़ाई लड़ने वाली, तो आज घर खरीदार परेशान नहीं होता। पर क्योंकि हमारे ही घर में हमें बांट दिया गया है, हर टावर से एक रिप्रेजेंटेटिव उठा के खड़ा कर दिया जाता है और आमने सामने टकराव कर दिया जाता है। यही वजह है ग्रुप ऑफ सोसाइटी में कोई कार्य नहीं हो पा रहा और ना होगा, क्योंकि एक दूसरे को आप बोलते रहोगे, एक दूसरे की टांगे आप पकड़ते रहोगे, तो जो काम कर भी रहा होगा वो भी छटक जाएगा। यहाँ पे अब वही राज करेगा जो किसी पार्टी से जो जुड़ा हो, जिसके पास गुंडत्व हो, जो ठीक है कि मैं तो बस थानेदार में ही हूँ यहाँ का, होलसेल और डंडा पकड़ के राज्य करे, वही हाई राइज सोसाइटी पे अब कार्य करेगा और आगे यही होगा। जैसे आपको प्रशासन नहीं सुन रहा, पुलिस नहीं सुन रही और ये सीओ साहब कोई सुन नहीं रहे, कल आपको एओजो के जो अध्यक्ष बनेंगे इसका भी आपको कहर झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सुनवाई नहीं है। और सुनवाई का ना होने का रीज़न है क्योंकि खुद अधिकारी उसमें मेन है। नहीं, इसमें आपकी वहाँ मीटिंग भी हुई थी, जिस मीटिंग में मुझे लगता है एक मैटर आया होगा रजिस्ट्री का। काफ़ी फ्लैट ऐसे बहुमंजिली इमारत में है जिसकी रजिस्ट्री रुकी हुई है, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। बार बार पब्लिक चिल्ला रहा है, मकान मालिक चिल्ला रहा है भैया रजिस्ट्री दे दो। वो पूरे पैसे दे चुके हैं लेकिन फिर भी मालिक नहीं है, ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए है, जो मैंने बताया आपको, बैंक ने अपना पैसा ले लिया। नेक्सचर है, बैंक भी एक नेक्सचर है। बैंक को ये बोला गया था जब बिल्डिंग बनेगी जैसे वैसे 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 पैसे लेने हैं। बिल्डर ने भैया दिखा दिया 10वां टॉप मंजिल बना रहे हैं, बनाया उसने 2 मंजिल है, 10वीं मंजिल की पेमेंट उठा ली उसने। ऐसे करते करते उसने भारत बैंक से लोन ले लिया। वो तो बिल्डर ने लिया ना? नहीं, बैंक ने कस्टमर से ले लिया। कस्टमर से ले लिया, यानी घर खरीदार ने अपना लोन चुका दिया। कई घरदारों की तो बिल्डिंगें बनी ही नहीं है, और बिगर बने भी उनको मकान तक नहीं मिला। कई लोगों को तो मकान मिला तो उनकी रजिस्ट्री नहीं है। अब दिक्कत यहाँ ये है, जिसको मकान मिला उसकी रजिस्ट्री नहीं, वो उससे परेशान। जो आ गया है उनको सुविधा नहीं मिल रही सही, वो कभी लिफ्ट गिर रही है, कभी कुत्ते का प्रॉब्लम, कभी किसी की प्रॉब्लम, कभी मेंटेनेंस पर, कभी क्लब की प्रॉब्लम, सिंपल मतलब
प्रॉब्लम के जंजाल में खड़े हो गए हैं सब। मैंने लिफ्ट की समस्या तो लगभग समझे, वैसे तो देखो, इस एरिया में सब जगह है। देखो क्या है, लिफ्ट की जो उम्र होती है 10 से 15 साल होती है। बिल्डर 10 साल तक तो वैसे ही सोसाइटी को छोड़ता नहीं है, 10, 12, 13 साल तो बिल्डर को चूस लेता है, और तकरीबन देखो 10 साल का हो गए लिफ्टों को तकरीबन, और 10 साल के बाद वो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस मांगती है, जो बिल्डर नहीं कराते हैं वो एएमसी के नाम पे किसी कंपनी को दे देते हैं, वो कंपनी भी फिर, क्योंकि भाई तुमने एएमसी दी, उसको फॉलोअप भी तो आपको करना है भाई। एएमसी देने का मतलब नहीं कि आपने फॉलोअप भी नहीं करना, आपने भी तो देखना, आपका भी तो कर्तव्य बनता है। अब सरकार क्या कह रही है भाई, अगर केस होगा एओ के अध्यक्ष पे, केस होगा बिल्डर पे अगर एओ नहीं है, तो भैया केस उस पर क्यों नहीं हो रहा जिसकी एएमसी है? कहने जिम्मेदारी तय किसी की नहीं हो रही है, जिम्मेदारी तय करना बहुत जरूरी है। जो कागज अथॉरिटी टिकट देता है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और हम लोग मांगते क्या है, एक मिडिल क्लास को क्या चाहिए सरकार से? सिर्फ हवा, पानी, नौकरी, और जहाँ भी हम घूमने जाएं उस जगह सुंदरता मिले, हम बाहर देश ना जाएं, हमारा स्वच्छ हवा मिले, स्वच्छ वातावरण में हम रहे, समाज हमारा सही हो। हमारा देखो, हमारी रिक्वायरमेंट सिंपल, इंडिया में कुछ नहीं चाहिए लोगों को, मत दो भैया रोजी, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा वो खाना वाना, बिजली फ्री, ये हमें नहीं चाहिए भैया फ्री। तुमने सिर्फ एक एजुकेशन पे ध्यान देना था, जो तुमने पूर्ण कर दिया। जहाँ तक आप कह रहे हैं, जो आप दिनचर्या में आवश्यकता की चीजें हैं उसमें हम कहें तो हाई राइज सोसाइटी में कई जगह मैंने विजिट किया है, पता नहीं आप देखे भी होंगे, मैं तो जाते रहता हूँ, आप भी देखे होंगे, लोग परेशान है, बहुत परेशान है कि पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, नीचे बेसमेंट में जहां पार्किंग का जगह है, या साइड में ओपन पार्किंग जो बना रखा है, कथित ओपन पार्किंग है वो, वहां सफाई की व्यवस्था नहीं है। सफाई का जो है सो टोपी पे टोपी घूम रही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बिल्डर की है या प्राधिकरण की है? देखो सही मायने में जो मैंने अभी तक कागजों का स्टडी किया है और जो मेरा अभी तक वो है, सही मायने में पहली प्रायोरिटी है जो भी उसका रख रखाव कर रहा है, चाहे वो ए हो चाहे बिल्डर है, पहली प्रायोरिटी है। अगर वो कागजों में मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो कागज के हिसाब से, मैं नहीं जानता वो अभी क्या है। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अथॉरिटी की, सीओ की, उनके पास इतनी पावर है, अगर यह कार्य नहीं करेंगे इनको किक मार सकते हैं, किक मार के बाहर। पर वो किक मारने के लिए सीओ को उसके लिए बहुत कठोर डिसीजन लेने होंगे, जो सीओ को लेने के लिए इतना आसान नहीं हो सकता। उनके ऊपर भी कोई है जो उनको रोक रहा है उस पावर को यूज करने के लिए। तो ये जो कठोर डिसीजन है, ये जब तक हम नहीं लेंगे, और यानी यूं कहें कि उनके पास कठोर डिसीजन लेने का ये नहीं हो पा रहा, सक्षम नहीं है। भाई मैं तो ये सीधा कहता हूँ, मोदी योगी पूरा देश भगता है, बोलता है मोदी। अरे भैया मोदी और योगी से ही पूरा देश चल रहा है क्या? अगर देश मोदी योगी से ही चल रहा है तो भैया फिर तो सारे सब नौकरियां खत्म कर दो, धंधा पानी सबका बंद कर दो। भैया वो मोदी योगी का मतलब होता है वो कर्मठ हैं एक्शन लेने में। अगर योगी जी ने कह दिया ये गलत काम है, बिल्डर चलाना है, ये डिसीजन अधिकारी को लेने हैं। अधिकारी वही, अगर जो योगी जी कर रहे हैं वही अधिकारी क्यों नहीं करते? अगर आप पे शिकायत है उसकी जांच करो, जांच में गलत पाया उठा के मार दो बिल्डर। क्यों डिले किया जा रहा है? बाद में उस काम को करते हो, क्यों करते हो? जब योगी जी मोदी जी के वहां से कोई लेटर आता तब नहीं, उसमें तो नौटियाल जी मैं कहूंगा कि अगर उस तरह का कोई भ्रष्टाचार में लिप्त कोई पकड़ में भी आता है, पीछे भी आपने कॉमनवेल्थ गेम भी देखा होगा, उसमें हुआ था, सिर्फ उसे सस्पेंड, 2, 4, 5 महीने की कारावास, इनका यही दिक्कत है। लेकिन वो निकलता तो नहीं है ना, मरे तो आम पब्लिक। देखो क्या है, सस्पेंड होना अधिकारी, आईएएस अधिकारी को तो समझो गर्व होता है, 6 महीने का रिलीफ मिल जाता है, छुट्टी का आनंद, वो आनंद में चला जाता है, और 6 महीने बाद सब पाप दोष मुक्त हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में कोई नेता जाता है तो वो साफ हो जाता है, बिल्कुल 6 महीने में अधिकारी बिल्कुल क्लीन होता है, और क्लीन होके वापस उसे कोई पदभार दे दिया जाता है। तो ये तो समझो हमारे संविधान में है, कुछ ऐसा सिस्टम है कि आईएएस अधिकारी सारे ब्यूरोक्रेट इस कार्य को कर रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अंकुश नहीं लग पा रहा। हमारे जिस दिन ये अंकुश लग गया तो देश, मैं कह रहा हूं, मैं नाम नहीं खोलूंगा, समृद्ध हो जाएगा। नहीं नरेश जी, मैं नाम नहीं खोलूंगा। हमारी एक अधिकारी से ऐसी मुलाकात हुई जो सस्पेंड होते, वो तो बहुत खुश होते हैं, फिर आते हैं, बहुत खुश होते हैं, बड़े शान से रहते हैं, कोई अच्छा घोटाला मारते, फिर सस्पेंड हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आधी नौकरी तो उन्होंने
अभी तक की सस्पेंड में ही सस्पेंड में ही निकाल लिया। बिल्कुल नहीं, ये है, ये दिक्कतें हैं। और याद आपको भी आ गई होगी। हाँ मुझे याद है, मैं तो मिल चुका हूँ कई अधिकारी से। वो तो कहते हैं अटल जी हमें आराम मिल गया, आराम मिल 6 गया। महीने के लिए अब कम से कम आप हमारे पास नहीं आओगे। तो मतलब ये तो उनके लिए खुशी का एक तोहफा मिल जाता है, सस्पेंड, आधी सैलरी उन्हें मिल रही अच्छा, होती है। दूसरी तो चीज क्या हम दिक्कत? चले, ये तो सर सफाई और इस पर बैठक पे हुआ। मीटिंग तो आपकी वहां आला अधिकारियों से हुई थी, लेकिन नतीजा क्या निकला वो आप बताएंगे। देखो इसके बाद नतीजा क्या निकला, देखो इसके बाद बताएंगे। एक मेंटेनेंस का मुद्दा है, जो अभी बिल्डर के द्वारा मेंटेनेंस लिया जा रहा है, उस पर क्यों महाभारत हो रही है? देखो बात मेंटेनेंस की नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है उनको चाहिए क्या और कितने लोग हैं। अगर एक सोसाइटी में 1000, मान लो, मैं अपना एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000, ताकि लोगों को समझ आए। 1000 लोगों में एक्टिव कितने होते हैं? मुश्किल से 25 से 50। यानी जो 950 हैं वो तो ऐसे मेंढक हैं, जैसे कहावत है ना कि मेंढक को गर्म पानी डालते रहो और बाद में उबलते हुए पानी डालो तो उसे वो अच्छा लगता है। तो हम लोगों के साथ इतना शोषण हो चुका है कि अब हम आदी हो गए हैं। अब हमें कुछ लगता ही नहीं है कि हमारा शोषण हो रहा है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा वो दिनचर्या बन गया। वो उनको सिंपल जाना है नौकरी में, वहाँ पिटाई करनी है अपनी, और घर आना है रात को और सोना है और बच्चे पालने हैं, अपना स्कूल भेजा। स्कूल वाले अगर 20,000 फीस ले रहे हैं, ले भाई तो 20,000, ट्यूशन वाले ले जी 5,000, नौकरानी बोले 5,000, ले भाई तो 5,000। बस अपना पैसे दिए, अपना कार्य किया और जीवनचर्या चली। अपना बच्चों को 3 महीने 6 महीने में घूमने गए, एंजॉय किया। और यही यहाँ घूमने जा रहे हैं इंडिया में, उसके लिए भी बोल सके भैया यहाँ सुविधाएं दो सरकार को, भाई टूरिस्ट स्पॉट्स बनाओ। हमारे पास सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं। हमने नदियों को क्या बना दिया? हमने गटर बना दिए सब सारी नदियों को। इस इंडर को मैं देता था, जब मैं आता था 2008-7-8 की बात है, बहुत साफ पानी आता था। आज तो नाले का जरिया बन गया। इसमें तो मतलब गाजियाबाद के 2005-6 से और अब तक में इतना फर्क। हाँ नहीं, गाजियाबाद का क्रॉसिंग रिपब्लिक, हमारे सभी दर्शक नाम सुने होंगे। वहां का गंदे नाले का सारा पानी इस हिल्डन में आता है, जो हिल्डन कभी नदी हुआ करती थी। हर नदी के नाम से विख्यात थी, आज वो एक नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है। उसके बगल में आप 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते, जितनी दुर्गंध हो रही है। देखो संतोष जी, क्या है, लोगों को समझ ही नहीं है, आधी बीमारियां हमारी इस गंदगी से होती हैं। हमें जो पोल्यूशन वाला ये पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है, नालों की जो स्मेल है, इससे आपके AC फ्रिज सब खराब हो रहे हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है। जो भी इस नालों के पास रहता होगा ना, चेक कर लेना, उनका AC 5 साल ज़्यादा नहीं चलेगा। 5 साल नहीं, साल तक, साल में प्रॉब्लम हो रही है। आप कूलर रखो, कूलर सड़ जाएगा तुम्हारा, जंग आ जाएगा उनमें। तो जब वो एक लोहे को ख़त्म कर रहा है, और तो आपकी बॉडी में कितना इफेक्ट करता होगा आपको उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों को उसकी, कहते हैं मेंढक वाला हाल हो गया, आपको तो आदत पड़ गई है उस स्मेल को सूंघने की, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे हम नहीं रहते तो हम जाएंगे, हमें महसूस होगी वो स्मेल, जो कभी वहाँ नहीं जाता। तो मैं तो कह रहा हूँ अधिकारियों को वहाँ ले जाना चाहिए और ले जाके वहाँ सीट लगा के बिठाना चाहिए। नेताओं को वहाँ पे ना उनका वो बनाओ मंच भाषण देने का, जब वो आए इलेक्शन के दौरान यहाँ से भाषण दो। ये तो मैंने बोला है, जब यहाँ हमारे केंद्रीय मंत्री जी आ रहे थे नोएडा में, मैं चुनाव के प्रचार में था, मैं सादरा डैम के नाले में था, तो मैंने बोला यहाँ इससे बढ़िया यहाँ आके करते हैं। राजनाथ जी के लिए बोला था मैंने ये बात, कि राजनाथ जी यहाँ आके अगर ये करते तो एक मैसेज जाता, ये सफाई होती इसकी, एटलीस्ट उनकी वजह से कुछ तो सफाई होती। मतलब इन नेताओं को वहाँ जाना चाहिए जो बड़े बड़े प्रसिद्ध हैं, जो स्टार प्रचारक कहते हैं जिनको, बीजेपी के या कांग्रेस के, इनको उस जगह जाना चाहिए जहाँ दिक्कतें हों। एटलीस्ट उनकी एक कदम जो वहाँ बढ़ा, उससे कितने लोगों को लाभ मिलेगा, वो ईश्वर उन्हें दुआ देगा। अगर उन्हें कोई गलत काम भी किए तो मैं कह रहा हूँ अगला जन्म उनका और अच्छा चले जाएगा। पर जो अब नेता कर रहे हैं ना, उससे क्या रहा, क्योंकि वो लग्जरी होटल अपनी सही जगहों में जा रहे हैं, तो उससे क्या रहा, जो पीड़ित वर्ग है, जो परेशान है, उसको तो देखा ही नहीं जा रहा। और जब एक अधिकारी और एक नेता उस जगह जाता है तो जरूर उस जगह का उद्धार होता है, ये मेरा मानना है।
और मैं सत्य हूँ इस बात से। मैं यहाँ तक कि मैं भी जहाँ जा रहा हूँ उस जगह को देख रहा हूँ तो उसकी जब शिकायत अधिकारी को कर रहा हूँ उस जगह काम हो रहा है। आपने देखा होगा वो नाला साफ हुआ, हम दिसंबर में गए थे, सीओ साहब से मिले, नाला साफ कितने साल बाद साफ हुआ? मेरे 10 साल बाद साफ हुआ है वो नाला। पर पिछली बार मैं बताऊं, तब हुआ दिसंबर की बात है, नरेश जी और नरेश जी के साथ गौतम बुद्ध नगर के दुर्गा इनक्लेव के प्रतिनिधि मंडल भी इनके साथ गए थे। जो नाला क्रॉसिंग रिपब्लिक से निकल करके हिल्डन नदी में आ रही है वो सन 2012 के आसपास 10-11-12 में बनी थी। उस समय से लेकर अभी तक सफाई नहीं हुई, जिसे इन्होंने अथक प्रयास से उसे सफाई भी करवाया। जो वहां से मलबा निकाला गया उस मलबे को भी वहां से सफाई हुई। अभी भी 2-4% बचे हुए हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी सफाई हुई, जिसका पूरा का पूरा श्रेय अगर जाता भी है तो नरेश जी को जाता है। नहीं, वो तो जो आपके समिति के लोग थे उनको डॉक्यूमेंट को कोट किया हुआ है, उनके संसद में बोला गया भाषण और उनका लिखा हुआ जो लेटर 2023 हरदीप जी के पास, उसको मैंने कोट किया है। मैंने विधायक जी की बात को कोट किया है और ये मेरा आधिकारिक कोटेड है, ये नहीं मैं फर्जी बोल रहा हूँ। अपील 2 में वो लगा चुका हूँ। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ अपील 2 का जवाब क्या आता है। अगर सकारात्मक जवाब आया ठीक है, नहीं तो जनहित में लोगों के पास छोड़ दूंगा उसको, क्योंकि नहीं हमारा मकसद एक चीज लास्ट, अब काफी समय हो गया, जो डीएम के यहाँ मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में 1 महीना से ज्यादा हो गया, क्या कोई जुमला ही रहा या कुछ धरातल पर भी आए? नहीं, देखो मैंने क्या बोला, जो भी बात हुई मैं पीछे मिल के आया हूँ, एडीएम साहब से भी मैंने बात की, डीएम साहब से भी बात की। फिलहाल तो वो झुंझुना ही है, झुंझुना ही है। कुछ बिल्डरों के उन्होंने ऑफिस सील किए हैं कागजों में, और फिर खुल गए हैं, कह रहे हैं, सुनने में आया खुल गए हैं। कि डीएम साहब भी इतनी पावर में यहाँ नहीं है जो मुझे अब दिखता है। जैसे हम लगता है ना जिला अधिकारी पे बहुत पावर होती है, शायद अथॉरिटी और पुलिस कमिश्नर को जो कमिश्नरेट बनाया इसकी वजह से इनकी पावर कम हो गई है। और ये तो कि योगी जी का एक प्रेशर था प्रशासन पे कि भाई इस पे आप मुहिम चलाओ, तो डीएम साहब ने वो सकारात्मक मुहिम चलाई है। मैं कह रहा हूँ वो भी बहुत अच्छा है अगर डीएम साहब इस तरह की मुहिम भी चला रहे हैं। कम से कम एक प्रशासनिक अधिकारी पब्लिक के सामने फेस तो कर रहा है। ये हमारे पुलिस कमिश्नर मैम सीओ रवि जी ने फेस नहीं किया जो डीएम साहब ने फेस किया। जिस सुना है, जिस दिन सीओ साहब ये फेस करेंगे ना, पब्लिक को सुनेंगे इस तरह से आधिकारिक मीटिंग बिठा के, उनको एहसास होगा कि उनसे गलतियां हुई हैं। ऐसा ही पुलिस कमिश्नर जिस दिन फेस करेंगी पब्लिक को बुला के फेस करेंगी वहीं डीएम ऑफिस में, नहीं तो जब मुख्यमंत्री आम पब्लिक जनसभा कर सकते हैं, आम पब्लिक का दुख दर्द सुन सकते हैं, डीएम आपके सुन सकते हैं, तो कमिश्नर और प्राधिकरण के आला अधिकारी क्यों नहीं सुन सकते? मैं वही तो मैं भी हैरान हूँ कि या तो उनके पास या तो मुख्यमंत्री से ऊपर तो नहीं है। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन पे या तो इतना काम थोप दिया गया है कि उन पे समय ही नहीं है। पब्लिक के लिए समय नहीं है किसी के पास आज की डेट में। पब्लिक तो जबरदस्ती वहाँ बैठ गई तो अलग बात है, वो बैठे मिल गए तो घुस गए अंदर, वो भी अगर उन पे समय है। पर स्थिति ये है कि जैसे योगी जी मोदी जी का मैं सुनता हूँ कि वो कार्य करते हैं, अगर मैं कह रहा हूँ उतना आप कार्य नहीं कर सकते, चलो मैं मानता हूँ नहीं कर सकते, मोदी जी के और काम नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनका 40% ही काम कर लीजिए। देश मोदी जी योगी जी नहीं चला सकते। वो एक सैद्धांतिक है कि भाई ऐसा व्यक्ति का नेचर होना चाहिए। लोगों ने इस बात को ऐसा बना दिया है हवा कि अब क्या कि उन्हीं के नाम से इलेक्शन हो जाते हैं। अब देखो जो आज हाय हाय कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, टेम्परेरी धरना प्रदर्शन चलेगा, फिर हमारे यहीं से निकलेंगे संस्थाओं के लोग इलेक्शन लड़ने के नाम पे और फिर बैठ जाएंगे। ये सब यही हो रहा है यहाँ पे। पिछले मैं 10 साल से देख रहा हूँ, मैं तो हैरान हूँ ये हो क्या रहा है। और मेरा पॉलिटिक्स में आने का मेन पर्पज भी यही है कि ये मैं समझूँ, मुझे नहीं मतलब जीत हार, मेरे को जीत हार से मतलब नहीं है। मैं अगर अपनी 1 वोट ले रहा हूँ तो मैं उतनी ताकत रखता हूँ कि मैं कल सामने डीएम साहब के साथ बैठ जाऊँ, बस मेरा उससे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है इस पॉलिटिक्स से। चलिए काफ़ी समय हो चुका। नरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र मुलाकात होगी एक नई खबर में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।